आप सुन रहे हैं मुझे यानी सुमन रावत को। हासिर हैं हम लेकर सुरभि घोष संजोगिता द्वारा लिखित किताब माँ तुम्हारे लिए कुछ अधूरे संवाद। माँ के चले जाने के बाद कैसे एक बेटी कुछ संवाद के जरिए, कुछ पत्रों के जरिए उन्हें याद करती है, ये इस किताब में दर्शाया गया है। इसी किताब से हाजिर है स्मृतियों के अवशेष। 30 जनवरी 2016। माँ, तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। तुम्हारा चले जाना जैसे घर की आत्मा का चले जाना है। घर खंडर हुआ पड़ा है और हम स्मृतियों के अवशेषों का बोझ अपने कंधे पर लिए घूम रहे हैं। शायद तुम हमें देख रही हो, शायद नहीं। इस वक्त सब धुंधला है। विश्वास और आस्था के सारे धागे अभी तार तार हो रहे हैं। मैं कभी सहारे के लिए एक धागा पकड़ती हूँ और कभी उसे छोड़ देती हूँ। बस सोचती हूँ कि काश तुम्हारी जितनी सहन शक्ति और धैर्य मुझ में भी होता तो संभव है ये समय इतना मुश्किल नहीं लगता। संभव और काश, इन दो शब्दों पर अभी बहुत से ढांचे बना रही हूँ जो एक आंसू की बूंद पड़ने पर ढह जाते हैं। मैं फिर भी बना रही हूँ। तुम शायद अब आराम से सो रही हो। कैंसर से एक लंबे युद्ध के बाद तुमने विराम लिया है। जितना मुझे याद है तुम हमेशा से योद्धा ही रही, हर हाल में बिल्कुल तटस्थ। लोग किताबों में या इतिहास में अपने लिए एक नायक नायिका ढूंढते हैं। मैंने वो प्रेरणा स्रोत हमेशा तुम में पाया। मैंने तुमसे ये बात कभी नहीं कही कि तुम्हें हमेशा मैंने अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत माना। मैंने थोड़ा ही सही लेकिन तुम जैसा होने की कोशिश की। अब बार बार कर रही हूँ। मेरी आवाज एक शून्य तक पहुंचकर एक पछतावे के साथ मुझ तक लौट रही है। इतना असहाय मैंने खुद को कभी महसूस नहीं किया। तुम्हारे जाने के बाद बाबा बिल्कुल खाली हो गए हैं। मैं उनका खालीपन अपने खोखले शब्दों से भरने की कोशिश में हूँ। मैं और तुम दोनों जानते हैं कि ये कोशिश कितनी तुच्छ है। मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे संभव और काश के ढांचे बना रही हूँ। बाबा ने तुम्हारी अलमारी खोली है। कुछ साड़ियाँ हैं और कुछ कागज। एक वो भी है जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी उस आखिरी दुर्गा पूजा में जो मैंने तुम्हारे साथ बिताया था। तुमने कितना डांटा था कि इतनी महंगी साड़ी क्यों खरीदी, पर मैं जानती हूँ तुम बहुत खुश थी। तुमने अपने प्यार या चिंता को शब्दों में कभी नहीं जताया, लेकिन तुम्हारी आंखें तुम्हारे शब्द होकर बोलती रही। इस वक्त मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। मैंने तुम्हारी पुरानी साड़ियाँ समेटी हैं, वो जो तुम मेरे बचपन में पहनती थी। तुम्हारी साड़ियाँ समेटते हुए ऐसा लग रहा था जैसे अपना बचपन समेट रही हूँ। तुम कविताएं लिखती थी, ये मैंने कई बार सुना था, लेकिन तुम्हारा लिखा कभी नहीं पढ़ा। बाबा ने तुम्हारी एक पुरानी डायरी निकाली है और मुझे दे दी है। ये तुम्हारा वो हिस्सा है जो तुम्हारे पत्नी या माँ बनने से पहले का था। मैं उन पीले जीर्ण पन्नों पर तुम्हें और तुम में अपने होने के निशान ढूंढ रही हूँ। तुम्हारी डायरी में कुछ कविताएं हैं जिनमें फैज साहिर से लेकर दिनकर और निराला तक की कविताएं हैं। तुम्हारे और भी कई पसंदीदा कवियों की भी हैं। इनमें से कई कवियों की कविताएं अब मेरी बुक शेल्फ में सजी हैं। एक वो कविता है जो मैंने स्कूल में सुनी थी और मेरे जहन में बैठ गई थी। ठीक वही कविता तुमने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखी है। एक दिन हम निकले सैर पर, दिल में 100 अरमान थे। एक तरफ छाई हरियाली, दूसरी ओर शमशान थे।
अचानक एक हड्डी चुभी पैर में। हड्डी के ये बयान थे, चलने वाले चल संभल कर, हम भी कभी इंसान थे। मैं नहीं जानती तुमने ये कविता कब पढ़ी, कहाँ पढ़ी। मुझे अब तक नहीं पता इन शब्दों को किसने लिखा है, लेकिन ये एहसास हो रहा है कि हम दोनों शायद बहुत से एक जैसे थे। क्या तुम मुझ में अपना बचपन देखती थी? क्या तुम अपनी स्कूल की कॉपियों के आखिरी पन्ने पर कविताएं लिखती थी? इस वक्त मैं सोच रही हूं कि काश तुम्हारे इस हिस्से से मैं पहले मिली होती। वो कितने सारे संवाद थे मेरे और तुम्हारे बीच जो हो सकते थे पर नहीं हुए। एक आंसू की बूंद आंखों में फिर उतर आई है और इस काश के ढांचे को बहा ले गई है। इसीलिए अब तुम्हें ये चिट्ठियां लिख रही हूं। अभी ये नहीं मालूम इनका क्या करूंगी। क्या ये बाबा के खालीपन भरने जैसी नाकाम कोशिश है अपने खालीपन को भरने की? पर मैं लिख रही हूं, शायद एक कहानी बना रही हूं उन संवादों से जो हमने कभी नहीं किए। अंत में जब कुछ नहीं बचता, हम काश और संभव के ढांचे बनाते हैं और उन्हें स्मृतियों के अवशेषों से सजाते हैं। आप सुन रहे थे सुरभि घोष संजोगिता द्वारा लिखित किताब माँ तुम्हारे लिए कुछ अधूरे संवाद, मेरे यानी सुमन रावत की आवाज में। जल्द हाजिर होंगी लेकर इसी किताब के कुछ और अधूरे संवाद। तब तक सुनते रहिए बुक ऑडियो। स्वागत है आपका बुक ऑडियो में। आप सुन रहे हैं मुझे यानी सुमन रावत को। लेकर हाजिर हूँ एक बार फिर से सुरभि घोष संजोगिता द्वारा लिखित किताब माँ तुम्हारे लिए से कुछ अधूरे संवाद। एक निस्तब्ध मौन। 25 अप्रैल 2016। आज मेरा जन्मदिन है माँ, वो पहला जन्मदिन जो मैं तुम्हारे बिना मनाऊंगी। जन्म की कोई स्मृति नहीं होती। हमारे लिए हमारा जन्म एक कहानी होती है जिसे हम ऐसे याद रखते हैं जैसे किसी और के जीवन की कहानी हो। लेकिन कितना अद्भुत है ये कि इस संसार से हमारा रिश्ता, हर व्यक्ति से हमारा संबंध, हमारे एक पूरे जीवन की कहानी का पहला अध्याय माँ की नाभि से शुरू होता है। सुनने में कितनी छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये सृजन का क्षण संभव है, संसार का सबसे सुंदर क्षण होता है। मेरे और तुम्हारे बीच रिश्ते की शुरुआत कब हुई ये मुझे याद नहीं, तुम्हें याद था ये मालूम है। मेरे मन में हमारी पहली कोई स्मृति नहीं। तुमसे जुड़ी स्मृतियों की शुरुआत कहाँ से होती है इसकी कोई रेखा भी नहीं। एक कोलाज है स्मृतियों का बस। पर हाँ, हम दोनों के रिश्ते की शुरुआत की कहानियां हैं जो तुम ही से सुनी है। कुछ परिकथा सी जो सुनते सुनते किसी वीरांगना की कहानी से लगने लगती है। दरअसल 2 वीरांगनाओं की कहानी, एक नवजात बच्ची के जिंदा रहने की और एक माँ के उसे जिंदा रखने की। पश्चिम बंगाल का छोटा सा गांव और 7 महीने में ही मेरा जन्म। तुमने बताया था कि मैं गांव के घर में मिट्टी के रसोई घर में पैदा हुई थी। मैंने कितनी ही बार कल्पना में उस रसोई घर में अपने जन्म का वो दिन देखा है। तुम्हें मुझे अपने हाथों में लेकर मुस्कुराते हुए देखा है। मैं कई बार सोचती हूँ क्या उस वक्त तुम्हें डर लगा था? मुझे पहली बार हाथ में लेकर तुमने क्या सोचा था? अपने नवजात शिशु को हाथ में लेकर क्या पृथ्वी की हर माँ एक ही बात सोचती है, या उस वक्त एक निस्तब्ध मौन था तुम्हारे अंदर?
मेरे और तुम्हारे रिश्ते के प्रारंभ होने से पहले का मौन। मैं जानती हूँ कि मैं इतनी कमजोर थी कि उस प्रारंभ में निश्चित ही भय भी मिश्रित था। मैं शायद उस वक्त तुम्हारे जीवन का सबसे नाजुक और सबसे कीमती हिस्सा थी। तुमने बताया था कि मुझे बचपन में किसी दाई ने बख्शीश के लिए उठा लिया था, तो तुम इतना घबरा गई थी। अब सोचती हूँ उस वक्त तुम कितना रोई होगी, या शायद तुम तब भी तटस्थ थी, हमेशा की तरह, भय का वो भारी पत्थर अपने मन में लिए हुए। मैं बहुत छोटी थी, मेरा शरीर अभी ठीक से विकसित भी नहीं हुआ था। तुम काम करते करते अक्सर मुझे देख कर जाती थी। मेरा हृदय एक पक्षी के बच्चे जैसे तुम्हें बाहर से ही धड़कते हुए नजर आता था। मैं नहीं जानती माँ के लिए ये सुनिश्चित करते रहना कि उसकी संतान सांस ले रही है कि नहीं कितना भयावह होता होगा, या तुम विश्वास की एक डोर पकड़े हुए थी जिसने तुम्हें कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। पर उन आखिरी दिनों में अस्पताल के बिस्तर के पास बैठकर जब मैं बार बार ये देख रही थी कि क्या तुम्हारी सांसें अभी भी चल रही हैं, दिल अभी भी धड़क रहा है, मुझे लगा शायद हम दोनों उस वक्त में फिर लौट गए थे। एक बार फिर मैं और तुम जीवन की अस्थिरता का सामना कर रहे थे। तुम शायद उस वक्त किसी सपने में मुझे सोते हुए देख रही थी, मेरे नवजात शरीर में दिल को धड़कते देख रही थी, जीवन के आगे बढ़ने की उम्मीद लिए। मैं जागते हुए तुम्हें देख रही थी, जीवन की समाप्ति का अवसाद लिए, मेरे नवजात शरीर में दिल को धड़कते हुए देख रही थी, जीवन के आगे बढ़ने की उम्मीद लिए। मैं जागते हुए तुम्हें देख रही थी, जीवन की समाप्ति का अवसाद लिए। उस क्षण हम दोनों एक ही वक्त में जीवन की दो अलग अलग छोरों पर खड़े थे। शब्दों में कुछ रिश्तों के विस्तार को उतार पाना संभव नहीं है। हम सबको नतमस्तक होकर ये मान लेना चाहिए कि माँ पर लिखी हुई हर कहानी, हर कविता इस विस्तार को नापने में असमर्थ है। आप सुन रहे थे सुरभि घोष संजोगिता द्वारा लिखित किताब माँ तुम्हारे लिए कुछ अधूरे संवाद, मेरे यानी सुमन रावत की आवाज में। जल्द हाजिर होंगी इसी किताब से लेकर कुछ और अधूरे संवाद। तब तक सुनते रहिए बुक ऑडियो। स्वागत है आपका बुक ऑडियो में। आप सुन रहे हैं मुझे यानी सुमन रावत को। एक बार फिर से हाजिर हूं मैं लेकर सुरभि घोष संजोगिता द्वारा लिखित किताब माँ तुम्हारे लिए से कुछ अधूरे संवाद। आज का संवाद है छूटा हुआ। 12 जुलाई 2016। किसी के साथ जुड़ी हमारी स्मृतियां कहाँ से शुरू होती है, इस बारे में हम कभी नहीं सोचते। कम से कम तब तक जब तक हमारे पास स्मृतियों के अलावा कुछ नहीं होता। पाश की एक कविता में एक पंक्ति है, जब दिल की जेबों में कुछ नहीं होता, याद करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इस वक्त जीवन की दराज से वो हर स्मृति निकालना चाहती हूँ और उन्हें कल्पना में जी लेना चाहती हूँ। तुमसे जुड़ी मेरी हर याद बहुत बात की है, कुछ तो बहुत ही धुंधली है, लेकिन इन यादों से पहले की कहानियां हैं जिन्हें मैं बार बार अपने मानस पटल पर चित्रित करती हूँ। कहीं पढ़ा था कि हमारी यादें कभी पूरी की पूरी यथार्थ से नहीं मिलती, उनमें कुछ अंश हमारी कल्पना के जुड़ जाते हैं। शायद वो सब कुछ वैसा हुआ भी ना हो, उनमें कितनी कल्पना है और कितना सच है, ये निश्चित कर पाना अब संभव नहीं। तुम होती तो शायद मैं तुमसे ये पूछ लेती, शायद हम एक दिन एक लंबी बात करते और तुम मुझे ये सारी कहानियां अपने अनुभव के साथ बताती। लेकिन मेरे लिए अब यही सच है,
आधी कल्पना और आधे यथार्थ से मिला जुला सच। हमारी कहानी संभव है दुनिया की हर माँ और बेटी की कहानी जैसी ही साधारण है। हर माँ शायद ऐसे ही अनुभवों से गुजरती है, लेकिन मेरे लिए ये कहानियाँ अनोखी हैं। मैं इन कहानियों को बार बार किसी फिल्म जैसे कल्पना में देखती हूँ, उनमें तुम्हें एक नए रूप में देखती हूँ। लेकिन उन अनुभवों के बारे में कई सारे सवाल होते हैं जो मैं तुमसे करना चाहती हूँ। जब तुमने मुझ महीने भर की नवजात को लेकर पश्चिम बंगाल के गांव से हिमाचल तक का सफर किया, मैं बाबा के हाथ के तालुओं के बराबर की नाप थी। बाबा मुझे एक रुई के डिब्बे में लेकर ट्रेन की तरफ दौड़े। शायद ट्रेन छूट गई थी। उस वक्त बाबा को मुझे हाथ में लेकर दौड़ते हुए देखकर तुमने क्या महसूस किया? क्या तुम्हें उस वक्त ऐसा लगा कि तुम्हारा सारा संसार पीछे छूट गया? मुझे याद है बचपन में जब भी ट्रेन के सफर के दौरान बाबा किसी स्टेशन पर नीचे उतर जाते, तुम चिंतित हो जाती थी कहीं ट्रेन छूट ना जाए। हो सकता है उस वक्त हमें पीछे छूटता देखना तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े डर का सच होना था। माँ, क्या तुम्हें पता है जब तुम हमें पीछे छोड़कर जा रही थी, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा डर सच हो गया था उस दिन। उस वक्त क्या बाबा मुझे थामे हुए तुम्हें अपनी ओर दिखाई दिए कभी? तुम्हारी आस्था हमेशा से ही दृढ़ रही। मुझे कभी कभी लगता है कि अगर मेरी आस्था भी तुम्हारे जितने दृढ़ होती तो शायद इस वक्त मेरे पास भी अपने मन को मजबूत करने का एक जरिया होता। हमारे हिमाचल जाने वाली यात्रा के दौरान मैं बहुत बीमार हुई थी। मुझे शायद जीवित रखना भी मुश्किल था। तुम्हें उस वक्त एक पीर मिले थे ट्रेन में। उन्होंने मुझे गोद में लिया और मेरे कान में कुछ कहा और मैं बिल्कुल शांत हो गई। मैंने कई बार तुम्हें ये वाकया लोगों को बताते हुए सुना है। मैं नहीं जानती उस पीर ने मेरे कानों में उस वक्त क्या कहा, लेकिन उस रात जब तुम अस्पताल में घबरा कर उठ गई थी और कह रही थी कि तुम्हें अजीब सपने आ रहे हैं, तकलीफ हो रही है, मैं उस पीर का इंतजार कर रही थी कि वो आए और तुम्हारे कान में वो जो कुछ भी था कह कर जाए, ताकि तुम्हें अपने दर्द से आराम मिले। उस वक्त मैं चाह रही थी कि कोई आस्था का स्तंभ मुझे भी मिल जाए, पर वो नहीं मिला और तुम चली गई। अब बस यही उम्मीद करती हूँ कि काश उस आखिरी पल में उस पीर ने तुम्हारे कानों में आकर कुछ कहा हो जिससे तुम्हें आराम मिला हो। माँ, तुम्हारा जाने का क्षण हमारे जीवन का सबसे मुश्किल पल था। बहुत कसकर एक डोर पकड़ी थी। जब भाग्य ने वो डोर हाथ से खींच ली तो हाथ पर एक गहरा घाव हो गया जो अब तक नहीं भरा है और शायद कभी भरेगा भी नहीं। जो छूट गया है वो बस सच और कल्पना से मिश्रित स्मृतियां हैं। स्मृतियों का आकार सच से पृथक होता है। यथार्थ और कल्पना के धागों से मिलकर स्मृतियां बनती हैं। सच का जो अंश हम याद रखना चाहते हैं उन्हें सहेज के रखते हैं। उनमें अपनी इच्छाओं की कल्पनाएं जोड़ते हैं और स्मृतियों को रंगते हैं। आप सुन रहे थे सुरभि घोष संजोगिता द्वारा लिखित किताब माँ तुम्हारे लिए से कुछ अधूरे संवाद, मेरे यानी सुमन रावत की आवाज में। जल्द हाजिर होंगी इसी किताब से लेकर कुछ और अधूरे संवाद। तब तक सुनते रहिए बुक ऑडियो। बुक ऑडियो में आप सुन रहे हैं मुझे यानी सुमन रावत को। एक बार फिर से हाजिर होने लेकर सुरभि घोष संजोगिता द्वारा लिखित किताब माँ तुम्हारे लिए कुछ अधूरे संवाद। इसी किताब से आज का अधूरा संवाद है, गुजरा वक्त हमेशा अपर्याप्त ही लगता है। 16 अगस्त 2016। माँ, जानती हो, एक बार बाबा ने मुझसे कहा था कि तुम लोग पता नहीं क्यों भागते रहते हो,
हमारे पास पैसे कम हुआ करते थे, लेकिन समय बहुत था। हमने अपना जीवन खुलकर जिया। अब सोचती हूँ तो खुद पर बहुत क्षोभ होता है। तुम्हारी डायरी में तुमने लिखा है, कुछ लोग जिंदगी जीते हैं, बहुत लोग जिंदगी काटते हैं। तुमने और बाबा ने जिंदगी को जिया, हम काट रहे हैं। खुद से बार बार एक ही प्रश्न करती हूँ कि किस दिशा में भाग रही हूँ, आखिर गंतव्य क्या है। अब सोचती हूँ ये प्रश्न खुद से पहले करना चाहिए था। वक्त जब गुजर जाता है तो हमेशा कम लगता है। तुम्हें हमेशा इस बात की शिकायत रही कि मैं तुमसे बहुत नहीं बोलती, कम से कम उतना नहीं जितना बाबा से। मुझे हमेशा ये लगा कि बहुत वक्त है हमारे पास। काश कि उस वक्त मालूम होता कि नहीं है। मैं वक्त को अपनी मुट्ठी से आज़ाद कर देती और कुछ और यादें पोटली में बांधकर तुम्हें विदा करती। मेरे ख्याल में हर संतान का सबसे बड़ा दुख यही होता है कि काश उसके पास माँ बाप के साथ बिताने के लिए कुछ और वक्त होता। माँ, क्या तुम्हारे मन में भी यही दुख बैठा रहा? मैंने कभी नाना नानी को नहीं देखा, कभी बैठकर तुमसे उनके बारे में पूछा भी नहीं, पर तुम कभी कभी अपने बाबा के बारे में बात करती थी तो तुम्हारी आंखें चमक उठती थी। तुम अपने बाबा को बाबू बुलाती थी। क्या मुझे और बाबा को साथ देखकर तुम्हें अपने बाबू याद आते थे? क्या उन क्षणों में तुम भी बच्ची हो जाती थी और मन ही मन मेरे साथ अपना बचपन जीती थी? मैं छोटी थी तो हिमाचल की कड़क ठंडी में बाबा की सफेद शॉल में उनके साथ घुस जाती थी। जब भी बाबा बीमार पड़ते थे तो मैं भी स्कूल से छुट्टी ले लेती थी। मुझे याद है बाबा अक्सर मेरा हाथ पकड़कर बैठ जाते थे और रेखाएं पढ़ते थे। उनकी भविष्यवाणियां मेरे लिए हमेशा अच्छी ही होती थी। मैं नहीं जानती कि बाबा को सच में हाथ देखना आता भी था या नहीं, या बस मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे लिए विधाता ने सब अच्छा ही लिखा है। मुझे सचमुच ये लगता था कि मेरी किस्मत में भगवान ने दुनिया का हर सुख लिखा है। तब ये आभास नहीं था कि असल में ये बाबा की मेरी सुखद भविष्य की कल्पना है। तुम भी शायद बाबा को मेरे हाथ की लकीरें पढ़ते देख मुस्कुराती होगी और मन ही मन सोचती होगी कि काश बाबा जो कह रहे हैं सब सत्य ही सिद्ध हो, है ना? अब बहुत इच्छा हो रही है कि तुमसे पूछूं, तुम और तुम्हारे बाबा कैसे वक्त बिताते थे? जब तुम्हारी बताई बचपन की तुम्हारी कहानियों को याद करती हूँ तो घुटने तक फ्रॉक पहने हुए एक छोटी सी लड़की सामने आ जाती है। तुम्हारे रेलवे लाइन के पास वाला घर, भाई बहनों से भरा हुआ परिवार। मुझे इतना मालूम है कि तुम बचपन में बहुत शैतान थी। उस शरारती बच्ची की झलक मैंने हमेशा तुम में देखी। हम सब अपने बचपन को मन में लिए चलते हैं, कितने भी बड़े हो जाएं, वो हमेशा साथ रहता है। मैंने वो झलक तुम में कई बार देखी। होली पर तुम्हारा झूम कर रंग बरसे पर नाच उठना, और कितनी ही बार तुम्हारा बेवजह खिलखिला कर हंस देना। कितनी बार तुम ऐसे ही हंस पड़ती थी और साथ वालों को भी हंसा कर चुप हो जाती थी। फिर लोगों को अपनी हंसी दबाने की कोशिश करनी पड़ती थी। मुझे याद है जब एक बार एक सज्जन घर आए थे तो कुछ दीदियों और तुमने साथ में उन्हें गाना गाने का अनुरोध किया। तुम सबको पता था वो कितने बेसुरे थे। तुम सब तो अपनी हंसी दबाकर बैठे रहे, मुझे अपनी हंसी दबाने के लिए वहां से निकल जाना पड़ा। एक बार भिलाई से बिलासपुर जाते वक्त लोकल ट्रेन में सफर करते हुए तुम भी मामा की बेटी और उनकी सहेलियों के साथ रामलाल बुढ़वा पीटे कपार हमरे करम में जोरू नहीं जोर जोर से गा रही थी। कुछ लोगों को लगा कि हम सब सच में गाने बजाने वालों का कोई ट्रुप है।
हम आज भी इन किस्सों को याद करते हैं और हंसते हैं। मन जब भी भारी हो जाता है, मैं फिर से इन यादों के पास लौट जाती हूँ और कुछ क्षण मुस्कुरा लेती हूँ। इन पलों में रेलवे लाइन में पली बड़ी उस छोटी बच्ची की झलक देख सकती हूँ। छोटी सी तुम कैसी थी माँ? बचपन में जब तुम्हारे घर के पास से ट्रेन गुजरती थी तो क्या तुम उसे देखने के लिए बाहर दौड़ जाती थी? क्या तुम उस ट्रेन की खिड़की से ताकते अजनबियों की तरफ हाथ हिलाकर मुस्कुराती थी या उन्हें जीभ चिढ़ाती थी? कभी कभी सोचती हूँ तो एक बच्ची आसमान में उंगलियों से सपने बुनती नजर आती है। अच्छा माँ, वो सारे सपने जो तुमने बुने, क्या वो पूरे हुए या कुछ छूट गए? कुछ छूटा ही हो शायद। क्या जीवन की हर इच्छा पूरी कर पाना संभव है? जैसे इस वक्त कोई पूछे तो मेरी सबसे बड़ी इच्छा तुम्हारे साथ बैठकर ये सारे सवाल करने की है, तुम्हारी आंखों से तुम्हारा बचपन देखने की है, पर यह संभव नहीं। इसीलिए अपनी कल्पना और तुम्हारा बताया सच जोड़कर एक संसार बना रही हूँ। वहां मैं और तुम बिल्कुल एक से हो जाते हैं, छोटी सी मैं और छोटी सी तुम। हम साथ में कभी तुम्हारे बाबा की गलियों से गुजरते हैं तो कभी बचपन की गलियों से। इस वक्त घुटने तक फ्रॉक में छोटी सी तुम मुझे देखकर मुस्कुरा रही हो। हम दोनों रेलवे लाइन के उस घर के बाहर खड़े होकर जाती हुई ट्रेन को देख रहे हैं और यात्रियों की तरफ हाथ हिला रहे हैं। तुम दिल खोल कर हंस रही हो। हम दोनों आसमान पर उंगलियों से अपनी इच्छाओं की फहरिस्त बना रहे हैं। इच्छाओं का अपना एक खुला आसमान होता है जहां हम उंगलियों से इच्छाओं के बादल बनाते हैं जो समय के साथ अपना रूप बदलते हैं। कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और पानी की तरह जीवन में बरस जाती हैं और कुछ हवा में तैरती रहती हैं हमेशा। आप सुन रहे थे सुरभि घोष संजोगिता द्वारा लिखित किताब माँ तुम्हारे लिए कुछ अधूरे संवाद, मेरे यानी सुमन रावत की आवाज में। जल्द हाजिर होंगी लेकर इसी किताब के कुछ और अधूरे संवाद। तब तक सुनते रहिए बुक ऑडियो। स्वागत है आपका बुक ऑडियो में। आप सुन रहे हैं मुझे यानी सुमन रावत को। हाजिर हूं मैं एक बार फिर से लेकर सुरभि घोष संजोगिता द्वारा लिखित किताब माँ तुम्हारे लिए कुछ अधूरे संवाद। इसी किताब से आज का संवाद है जीवन की रिक्तता और स्मृतियां। 10 सितंबर 2016। आज तुम्हारा जन्मदिन है। हर बार तुम्हारे जन्मदिन पर मैं यही दुआ मांगती थी कि तुम्हारा जीवन लंबा हो। इस बार सोच रही हूँ जो दुआ मांगी थी वो किससे मांगी थी। विश्वास के तार अब भी जर्जर है। अपूर्ण इच्छाओं के बोझ से सबसे पहले आस्था टूटती है। जब आसपास अपनी उम्र के लोगों को उनकी माँ के बारे में बात करती हुई सुनती हूँ तो बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन का सोना बार बार कोई सामने खड़ा कर देता है। हम हमेशा किसी के संतान ना होने के सूनेपन के बारे में सुनते हैं, लेकिन माँ बाप के चले जाने के सूनेपन के बारे में कोई नहीं बताता। हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमेशा हर दुख में, बीमारी में माँ के पास लौट जाना चाहते हैं। एक विश्वास होता है कि माँ की गोद वो जगह है जहाँ जीवन की हर परेशानी का अंत हो जाता है। मेरे पास वो जगह अब नहीं है। ये सूनापन मेरे साथ जीवन भर रहेगा। इस वक्त इसकी आदत नहीं है। ये पहली बार जाना कि जीवन में कभी ना कभी कुछ खालीपन की भी आदत डाल लेनी होती है। इस वक्त कई सारी स्मृतियां जोड़कर तुम्हारी एक छवि बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मन बहुत खाली और बहुत भारी हुआ पड़ा है। मैं एक सहारा ढूंढ रही हूँ जहाँ ये बोझ उठा के रख सकूं।
खालीपन को तुम्हारी स्मृतियों से भरने की कोशिश कर रही हूँ। घर के कोनों में, तुम्हारे कपड़ों में, रसोई में तुम्हारे होने को महसूस करना चाह रही हूँ, पर इस वक्त तुम कहीं नहीं हो। मुझे रिश्तेदारों में कई बुजुर्ग औरतों ने कहा, हमें अपनी माँ समझना। लोगों की नज़रों में प्रेम तक नहीं है माँ, बस दया है। जब लोग अनाथालय में बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने अपनी झोली में थोड़ा सा पुण्य इकट्ठा कर लिया है, क्या उन्हें समझ आता है कि वो अपनी जीवन की सुविधाओं की उन बच्चों के सामने नुमाइश करते हैं? जब लोग मुझसे बार बार ये कहते हैं कि हमें अपनी माँ समझना, तो क्या हुआ अगर माँ नहीं है, हम तो है ना, वगैरह वगैरह। मुझे लगता है मैं उन बच्चों जैसी हूँ, लोगों के लिए बस एक दया की पात्र। माँ, लोग आंखों में उंगली डालकर बार बार बताना चाहते हैं कि तुम अब नहीं हो। उन्हें लगता है कि वो अपने लिए इस दया की नुमाइश से थोड़ा सा पुण्य कमा रहे हैं। शुरुआत में मैंने कोशिश की उनमें तुम्हारी थोड़ी सी छवि देख पाने की। मैंने कोशिश की लोगों में, चीज़ों में तुम्हें ढूंढने की। माँ, कितनी भद्दी कोशिश है ये, है ना? अपने खालीपन को भरने की सारी कोशिश अब मैंने छोड़ दी है, लेकिन कभी कभी ये खालीपन पहाड़ सा भारी लगने लगता है। कैसा विरोधाभास है कि हमारे मन में एक खाली जगह का भार सबसे असहनीय हो जाता है। किसी के चले जाने के बाद हम शायद ऐसी कई कोशिशें करते हैं अपनी रिक्तता को भरने की। बाबा को देख रही हूँ, वो अब हर दूसरे महीने किसी यात्रा पर निकल जाते हैं, सारे दिन मोबाइल पर लगे रहते हैं। ये उनकी कोशिश है अपने खालीपन को भरने की, लेकिन उनकी आंखें हमेशा खाली ही रहती हैं। माँ, आज बैठकर तुम्हारे जीवन के खालीपन के बारे में सोच रही हूँ कि क्या मैं, बाबा और भैया मिलकर उसे भर पाए, या किसी खालीपन का बोझ तुमने आजीवन ढोया। मैं बहुत छोटी थी जब तुम्हारे सबसे छोटे भाई चल बसे थे। एक दिन यूं ही अचानक। मैंने तुम्हें इतना चुप कभी नहीं देखा था, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं था, बस एक खालीपन था। कुछ वैसा ही खालीपन जो मैं अब बाबा की आंखों में देखती हूँ। माँ, क्या कभी इस खालीपन का बोझ हल्का हुआ तुम्हारे दिल से? क्या तुम अपने जीवन से चले गए लोगों को दूसरों में ढूंढने का प्रयास करती थी? माँ, जीवन के सबसे छोटे छोटे पल कैसे एक मोड़ पर आकर सबसे बड़ा सहारा हो जाते हैं ना। मेरा बचपन ऐसी ही कई स्मृतियों से भरा है जो अब जीवन में बहुत बड़ा सहारा है। भैया मुझे एक बार तुमसे झूठ बोलकर पिक्चर दिखाने ले गए थे। एक बार वो मेले से मेरे लिए 5 रुपए की कान की बाली भी लाए थे। और ऐसी बहुत सी छोटी छोटी यादें मुझे अब बहुत सारा सुख दे जाती हैं। मुझे बहुत मन करता है कि तुमसे पूछूं, क्या जब तुम मुझे और भैया को देखती थी तो अपने भाइयों के साथ बिताए पलों को फिर से जी लेती थी? जब हम तुमसे झूठ बोलते थे तो तुम्हें सचमुच समझ नहीं आता था, या तुम सब समझकर अनजान बनती थी? क्या तुम और बाबा अकेले में हमारी बदमाशियों के बारे में बात करके, हम दोनों के बारे में बात करके मुस्कुराते थे? मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारा बचपन अपने सारे भाई बहनों के साथ कैसा था? तुम सब मिलकर कौन से खेल खेलते थे? क्या बदमाशियां करते थे? मैं जानती हूँ तुमने अपना बचपन कई चीजों में संभाल कर रखा। मझले मामा की बनाई हुई साईं बाबा की तस्वीर अब भी पूजा घर में रखी है। तुम्हारे बाबा की पत्ते पर बनाई हुई पेंटिंग को तुमने आजीवन अपने पास संभाल कर रखा। कभी कभी सोचती हूँ तुम शायद इन चीजों के साथ अपना बचपन संभाल कर रखती थी। हम पूरा आगे कभी नहीं बढ़ते, पीछे छूटे हुए कल में एक पैर हमेशा टिका रहता है, जिसके सहारे हम आगे का कदम बढ़ाते हैं।
क्या इन सारी संभाल कर रखी चीजों से तुम भी अपने छोटे हुए कल में एक कदम टिका कर रखती थी? क्या ये चीजें तुम्हारे छोटे हुए कल की रिक्तता को भरती थी? जैसे इस वक्त मैं तुम्हारी डायरी, साड़ियाँ, शॉल और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे तुम्हारे ना होने के खालीपन को भरने की कोशिश कर रही हूँ। इन सारी चीजों में वो सहारा ढूंढ रही हूँ जिस पर एक पैर टिका कर एक कदम आगे की तरफ बढ़ा सकूं। किसी के चले जाने का बोझ हृदय पर रखा वो पत्थर है जो समय को रोक देता है। छूटे हुए की रिक्तता का बोझ हमारे हृदय पर बैठा सबसे भारी बोझ है जिसे ढोना हमारी नियति है। आप सुन रहे थे सुरभि घोष संजोगिता द्वारा लिखित किताब माँ तुम्हारे लिए से कुछ अधूरे संवाद। जल्द हाजिर होंगी इसी किताब से लेकर कुछ और अधूरे संवाद। तब तक सुनते रहिए बुक ऑडियो। स्वागत है आपका बुक ऑडियो में। आप सुन रहे हैं मुझे यानी सुमन रावत को। हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से लेकर सुरभि घोष संजोगिता द्वारा लिखित किताब माँ तुम्हारे लिए से कुछ अधूरे संवाद। आज का अधूरा संवाद है नॉर्मल की परिभाषा क्या है। 11 अक्टूबर 2016। इस साल के दुर्गा पूजा का ये आखिरी दिन है। इस साल का हर त्योहार हम वैसे ही मना रहे हैं जैसे हर साल मनाते हैं। हम कितनी भी कोशिश करते हैं ना जीवन में कि सब कुछ वैसे ही चलता रहे जैसे चलता रहा है। अजीब जिद है, एक इनर्शिया है हमारे अंदर तुम्हारे चले जाने के बाद जीवन में आए बदलाव की तरफ। हम घूमे फिरे, हमने नए कपड़े पहने, वो सब कुछ किया जो हमेशा करते हैं। लेकिन विसर्जन के दिन मैं और बाबा हम दोनों टूट गए। हमने अपनी जिद छोड़ दी और तुम्हारे ना होने की वेदना को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया। लेकिन तुम्हारे चले जाने ने जीवन के हर गणित को उलट दिया है। कुछ भी पहले जैसा होना संभव नहीं है। पता नहीं क्यों हम ये मानने से इनकार कर देते हैं कि किसी के चले जाने के बाद जीवन के नियम एक से नहीं रहते। हर वो दिन, हर वो त्योहार जो खुशी लाता था अब साथ में अवसाद दे जाता है। पर हम अपनी जिद में जल्द से जल्द नॉर्मल हो जाना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी सबके जैसा दिखना चाहते हैं। भले ही मन के अंदर सब उथल पुथल हो, बाहर से सब ठीक, सब नॉर्मल दिखना चाहिए। हमेशा खुश रहना, ठीक दिखना नॉर्मल कैसे हो गया? इसका उत्तर नहीं है मेरे पास। नॉर्मल इस शब्द की क्या परिभाषा है? क्या तुमने इस पर विचार किया? हमेशा अपने में गुम, मैं घंटों अपने एक काल्पनिक संसार में खोई रहती थी। मैं चिट्ठियां लिखा करती थी अपने काल्पनिक संसार के लोगों को। वो कौन थे अब मुझे याद नहीं। हिमाचल में हमारे घर के पास बहुत झाड़ियां थी और एक ढलान। वो ढलान नीचे किसी गांव तक पहुंचती थी। मैं कई बार वहां जाती थी। संभव है वो काल्पनिक लोग इसी गांव में बसते होंगे। एक बार बाबा ने मेरी एक चिट्ठी पढ़ ली थी और वो हंसे थे। अब सोचती हूँ अगर वो चिट्ठी तुम पढ़ती तो तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होती? क्या तुम उस चिट्ठी को अपने पास संभाल कर रखती, अपने बाबा की पेंटिंग की तरह? मेरा स्वभाव और बच्चों से अलग था। मुझे बहुत बाद में पता चला कि लोग तुम्हें कहते थे कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। मैं इस बात को सुनकर बहुत जोर से हंस पड़ी थी। नॉर्मल, ये शब्द कितना छिचला लगता है ना। इस दुनिया में हर कोई नॉर्मल होने की कोशिश में विकृत होता चला जाता है। अतः जब उन्हें लगता है वो नॉर्मल है, ये शब्द उन्हें देखकर हंसता है। मुझे कभी समझ नहीं आया कि खुद को किसी परिभाषा में बांध देना नॉर्मल कैसे हो गया।
हम जो कहना चाहते हैं वो कह सके, हम जो करना चाहते हैं वो कर सके, बिना किसी की आलोचना के डर से। क्या ये नॉर्मल नहीं होना चाहिए? लेकिन हम जीवन भर एक परिभाषा की पूंछ पकड़कर उसके पीछे भागते रहते हैं। अंत में हम भीड़ का एक हिस्सा हो जाते हैं, इतने नॉर्मल कि उस भीड़ में अपना चेहरा पहचानने में भी असमर्थ। तुम्हें भी शायद नॉर्मल ये शब्द छिछला ही लगता था। तुमने दूसरों की परिभाषाओं का बोझ मुझ पर कभी नहीं डाला। तुम्हारी सोच और सबसे बहुत अलग थी और बहुत आगे भी। मुझे याद है एक बार स्कूल के फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में बाकी बच्चे परी, पुलिस, कृष्ण जैसा कोई चरित्र बन रहे थे। उसी साल उड़ीसा में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, कई लोग मारे गए थे। तुमने मुझे उस फैंसी ड्रेस में बाढ़ में खोई हुई एक बच्ची बनाया था जो अपने माँ बाप की तलाश में थी। उस दिन स्टेज पर मैं सच में रो पड़ी थी। माँ, जब तुम चली गई मुझे उस दिन लगा कि मैं सचमुच ही बाढ़ में खोई हुई वो बच्ची हूँ। मैं स्टेज पर खड़ी हूँ और आंखों से डर और दुख से मिश्रित आंसू झर रहे हैं। अंतर बस इतना था कि इस बार ये दुख काल्पनिक नहीं था, सच था। माँ, जब लोग तुमसे ये कहते थे कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, बाकियों जैसी नहीं हूँ, तो क्या तुम भी उनकी संकीर्णता पर हंस पड़ती थी? क्या तुम्हें भी लगता था सब एक जैसे हो जाएंगे तो भीड़ में अपना चेहरा कैसे पहचानेंगे? क्या तुम्हें भी नॉर्मल ये शब्द ओछा लगता था? हम परिभाषाओं की पूंछ पकड़कर जीवन भर उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन अंत में जब हम थक जाते हैं, खुद को भीड़ से अलग कर खोजने की कोशिश करते हैं, तब यही परिभाषाएं हमारे ओछेपन पर हंसती है। आप सुन रहे थे सुरभि घोष संजोगिता द्वारा लिखित किताब माँ तुम्हारे लिए, मेरे यानी सुमन रावत की आवाज में। जल्द हाजिर होंगी इसी किताब से लेकर कुछ और अधूरे संवाद। तब तक सुनते रहिए बुक ऑडियो। स्वागत है आपका बुक ऑडियो में। आप सुन रहे हैं मुझे यानी सुमन रावत को। लेकर हाजिर हूँ एक बार फिर से सुरभि घोष संजोगिता द्वारा लिखित किताब माँ तुम्हारे लिए, कुछ अधूरे संवाद। आज का अधूरा संवाद है किस्से कहानियों की माँ और तुम। 30 जनवरी 2017। तुम्हें गए हुए पूरा 1 साल हो गया है आज। अभी तक विश्वास नहीं होता कि तुम आसपास नहीं हो। कई बार तुम्हारा मोबाइल नंबर घुमाने की कोशिश करती हूँ, इस आशा में कि शायद उस पार से तुम्हारी आवाज़ सुन पाऊँ। लगता है जैसे एक बुरा सपना है। मैं जैसे ही उठ जाऊंगी सब ठीक हो जाएगा। तुम शिकायत करोगी कि मैं तुमसे कम बोलती हूँ और इस बार मैं अपनी त्रुटि सुधार लूंगी। लेकिन मैं जानती हूँ ये वो लंबा बुरा सपना है जो मेरे साथ आजीवन चलेगा। सारा दिन इसी उधेड़बुन में गया है। अब रात के एकांत में तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। जब बाहर का सारा शोर बंद हो जाता है तब तुम अक्सर मुझे अपने मन के निज में मिल जाती हो। अभी भी मैं सारी स्मृतियाँ बार बार रिप्ले कर रही हूँ। तुम किस्से कहानियों में लिखी गई माँओं से बहुत अलग थी। तुम उतना ही बोलती थी, उतना ही पूछती थी जितना जरूरी था। पहले मुझे समझ नहीं आता था क्यों, अब आता है। हम सबको जीवन में एक निजी जगह की जरूरत होती है। तुमने हमेशा मेरे लिए ये करना संभव किया। तुमने खुद भी एक पत्नी, एक माँ से अलग होकर अपने निज की एक छोटी सी जगह बनाई रखी थी। कविताएं मेरा निज है। मैं अपनी कविताओं में वो सब कुछ हो जाती हूँ जो होना चाहती हूँ। वो सब कहती हूँ जो कहना चाहती हूँ। शायद तुम भी अपने एकांत में पत्नी और माँ की उपाधियों से बाहर निकल बस तुम हो जाती थी। जब हम कुछ नहीं होते तो क्या होते हैं?
जब हम सारी उपाधियों से हटकर खुद को देखते हैं तो हम कौन होते हैं? जापानी संस्कृति में इसे अपना इकिगाई कहते हैं। शायद हम सब अपने एकांत में जाने अनजाने में अपने इकिगाई को खोजने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे जाने के बाद मैं बाबा को देखती हूँ, वो बहुत ही दिशाहीन नजर आते हैं। उनके जीवन में काम और परिवार से अलग अभी कुछ नहीं रहा। वो आजीवन पति और पिता बनने में व्यस्त रहे। तुम्हारे चले जाने से अब एक पूरे जीवन की व्यस्तता के बाद बाबा बिल्कुल अकेले हो गए हैं। सोच रही हूँ, अगर उन्होंने कभी पति और पिता से अलग होकर अपना छोटा सा निज ढूंढा होता तो शायद वो इतना अकेले नहीं होते, या शायद तब भी होते। क्या अपना निज ढूंढ लेना जीवन के अकेलेपन को ढूंढ लेने का विकल्प हो सकता है? माँ, तुम अपने एकांत में क्या हो जाती थी? मुझे याद है कभी सुना था तुम थिएटर किया करती थी। क्या तुम इन क्षणों में खुद को स्टेज पर देखती थी? तुम्हारी डायरी में भारत बांग्लादेश पर तुम्हारी लिखी हुई एक अधूरी कहानी मिली है। क्या तुम अपने एकांत में उस कहानी को पूरा करती थी? क्या तुम उस कहानी की कोई पात्र हो जाया करती थी? तुम इतिहास की छात्र थी। क्या तुम्हारे एकांत में इतिहास के मिथक से निकलकर पात्र तुमसे बात करते थे? एक बार एक कविता लिखी थी। रात्रि के उस पहर में जब जागते हैं सिर्फ कवि, तब प्रेमियों के भीतर बसे गीत, इतिहास की कब्रों में दबे भूत और मिथक सब निकल आते हैं बाहर और बैठ जाते हैं कवियों की कलम की नोक पर, और शाही के साथ आराम से लेट जाते हैं पन्नों पर, जहां आ जाती है उन्हें एक लंबी नींद, और तब जाकर कहीं सोता है बरसों से जागा कवि और खो जाता है किसी मृदु सपने में। माँ, क्या तुम्हारे एकांत में प्रेमियों के गीत और इतिहास में बसे मिथक तुम्हारे जहन में आकर बैठ जाते थे? क्या तुम भी अपने एकांत में कविताएं लिखती थी? जब मेरी कविताएं एक किताब में छपी थी तब तुम्हें कैसा लगा था माँ? क्या तुम्हें वो कविताएं अच्छी लगी थी? मैंने उसमें स्त्री प्रथाओं पे, कुछ परंपराओं पर कुछ तीक्ष्ण प्रश्न किए थे। एक बड़ी होती हुई लड़की की अपनी माँ से प्रश्न थे। कुछ बड़ों को कविताएं नाराज कर गई थी। माँ, क्या तुम्हें भी वो कविताएं पढ़कर बुरा लगा था? या तुम भी अपने एकांत में रूढ़िवादी परंपराओं पर ऐसे ही प्रश्न उठाती थी? जब मुझे पहली बार मासिक धर्म हुआ तब मैं घबरा कर बाबा के पास गई थी। बाबा झेप गए और मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा। ये पहली बार था कि बाबा ने मेरी किसी परेशानी को ऐसे टाला था, लेकिन तुमने मुझे बहुत धैर्य से और जितना हो सके विज्ञान की भाषा को समझाया, सब समझाया। तुमने कभी मेरे मासिक धर्म का कोई होबा नहीं बनाया। मेरी दोस्तों की माँओं ने उन्हें बहुत कुछ बताया था कि वो बड़ी हो गई हैं, उन्हें अब संभल कर रहना है, मंदिर नहीं जाना और ना जाने क्या क्या। तुमने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुम मेरे आसपास दिखने वाली औरतों से बहुत अलग थी। तुम फिल्म में दिखाई गई औरतों की तरह त्याग की देवी नहीं थी। तुम थी। तुमने खुद का उतना ही ख्याल रखा जितना हमारा। तुमने अपने हर गलत की सजा भी दी। तुमने हमें हर गलत की सजा भी दी। तुमने मुझे ये सिखाया कि अगर हम खुद का ख्याल नहीं रख सकते तो किसी का ख्याल नहीं रख सकते। खुद की अवहेलना करना और उसे अपने जीवन की एक सामान्य से क्रिया बना देना स्त्री की सबसे बड़ी गलती होती है। तुमने ऐसा कभी नहीं किया। माँ, तुम इतनी अलग कैसे थी? क्या इसीलिए कि तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें इन रूढ़िवादी परंपराओं से दूर रखा?
या इसीलिए कि तुम इन सब से थक चुकी थी? माँ, अब बैठकर जब तुम्हारे व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करती हूँ तो वो छवि कई खंडों में बनती है, लेकिन उस छवि के कुछ खंड बिल्कुल खाली हैं। उन्हें मैं अपनी कल्पना से भरने की कोशिश करती हूँ। उन हिस्सों में जहाँ तुम माँ और पत्नी हो उन्हें भरना आसान है, पर इसके अलावा सब धुंधला है। कभी तुम एक छोटी बच्ची सी चंचल हो जाती हो, तो कभी एक बहुत बड़े दुख का पहाड़ अपने हृदय पर रखकर भी एकदम तटस्थ। कभी प्रचलित धारणाओं में बसी माँ की परिभाषा से बिल्कुल पृथक, कभी ममता का एक पूरा सागर। मुझे याद है तुम्हें सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तो सुबह 6 बजे मेरी बस आ जाती थी। उससे पहले तुम टिफिन तैयार करके रख देती थी। एक बार मैं डब्बा बिना लिए घर से निकल गई थी। तुम पीछे पीछे भागते हुए मेरा डब्बा देने आई। तुमने शायद चप्पल भी नहीं पहनी थी। फिर इसके विपरीत एक किस्सा ऐसा भी है कि जब मैं हॉस्टल गई थी तो शुरू में घर से पहली बार दूर होने की वजह से मैं बहुत परेशान थी। तुम्हें और बाबा को दिन में 2-3 बार फोन करती थी। एक बार तो तुमने मुझे डांट ही दिया था, इतना फोन क्यों करती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं है क्या? जहाँ दूसरी माएँ फोन पर भावुक होकर रोती थी, तुम मुझे फोन पर डांट रही थी। तुमने मेरे और भैया में कभी कोई अंतर नहीं किया। मुझे घर से बाहर निकलकर एहसास हुआ कि समाज में स्त्री और पुरुषों के लिए तय किए हुए नियम अलग हैं। तुमने शायद मुझे इस अंतर से बचाकर रखना चाहा और बहुत हद तक बचाया भी, लेकिन ये अंतर इस समाज का इस तरह से हिस्सा बना हुआ है कि पूरी तरह मुझे बचा पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं था। इस दुनिया की जटिलताएं बहुत ज़्यादा हैं। हम कितनी भी कोशिश करें अपने छोटे से संसार को मुट्ठी में बचाकर सुरक्षित कर लेने की, ये उंगलियों के बीच से फिसलने लगता है और एक दिन पूरा का पूरा हमारे हाथ से निकल जाता है। माँ, जब मैंने पहली बार घर छोड़कर बाहर की दुनिया में कदम रखा, क्या तुम्हें भी अपने हाथों से अपने छोटे से संसार के फिसल जाने का एहसास हुआ, या तुम्हें मेरी उड़ान देखने की उत्सुकता थी? माँ, क्या तुम अपनी एकांत में इन फिसलते हुए हिस्सों की जगहों को अपनी कल्पना में बाबा के साथ एक नए संसार के चित्र से भरती थी? क्या इस नए संसार में तुम और बाबा फिर से प्रेमी हो जाते थे? क्या तुम बाबा को अपनी कहानियों के पात्रों और मिथकों से मिलवाती थी? अब बाबा का अपना एकांत है। उस एकांत में ना ही तुम्हारे एकांत के पात्र हैं और ना ही तुम। उस एकांत में बस स्मृतियां हैं। बाबा के एकांत में हम में से किसी को जाने की अनुमति नहीं, या हम में से किसी को नहीं मालूम कि बाबा के उस एकांत को कैसे साझा करें। हम सबके अपने अपने एकांत होते हैं, दुख और दुख के अलग अलग एकांत। सुख का एकांत हम सबसे साझा करते हैं, लेकिन दुख का एकांत साझा करना संभव नहीं। तुम्हारे आखिरी दिनों में तुम्हारे और बाबा के दुख का एकांत अलग था। अब सोचती हूँ तो सिहर जाती हूँ कि उस वक्त तुम कितने अकेले थे अपने अपने एकांत को झेलते हुए। बाबा के दुख के एकांत में तुम्हारे छूट जाने का दुख, तुम्हारे एकांत में बाबा को अकेले छोड़कर चले जाने का दुख। हम सबका अपना एकांत होता है। सुख के एकांत में कहानियाँ, कविताएं, गीत जन्म लेते हैं, लेकिन दुख का एकांत स्याह होता है। स्मृतियों का बोझ लेकर उस एकांत में हमें अकेले ही प्रवेश करना होता है। आप सुन रहे थे सुरभि घोष संजोगिता द्वारा लिखित किताब माँ तुम्हारे लिए से कुछ अधूरे संवाद। जल्द हाजिर होंगी इसी किताब से लेकर कुछ और अधूरे संवाद। तब तक सुनते रहिए बुक ऑडियो।
स्वागत है आपका बुक ऑडियो में। आप सुन रहे हैं मुझे यानी सुमन रावत को। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं सुरभि घोष संजोगिता द्वारा लिखित किताब माँ तुम्हारे लिए कुछ अधूरे संवाद। आज का अधूरा संवाद है संवादों का दायरा। 14 फरवरी 2017। आज वैलेंटाइंस डे है माँ। एक उम्र में आकर ये दिन कितना बचकाना लगता है। प्रेम को किसी दिन की आवश्यकता नहीं होती। ये बात समझने में कभी कभी एक पूरा जीवन लग जाता है। मैंने तुमसे कभी प्रेम के विषय पर बात नहीं की। हम अपने माँ बाप से जो बातें करते हैं उसका एक दायरा होता है। अक्सर माँ से कही जाने वाली बातों के दायरे के भीतर ज़्यादा शब्द भरे होते हैं। हमारे बीच ऐसा नहीं था। क्यों, मैं नहीं जानती। मुझे कभी कभी लगता है कि तुमने एक हिस्सा जो केवल अपने लिए संभाल रखा था, तुम्हें उसके खो जाने का भय था। बस तुम जब हंसती थी तो बहुत खुलकर हंसती थी। मैं एक लंबे समय से खुलकर नहीं हंसी हूँ माँ। जब भी कोशिश करती हूँ कानों में तुम्हारी हंसी गूंज उठती है और मैं रो पड़ती हूँ। कभी कभी लगता है कि मुझे खुलकर हंसने की अनुमति ही नहीं है। जब भी कोशिश करती हूँ आत्मग्लानि से भर जाती हूँ। किसी के चले जाने के बाद इंसान के अंदर बहुत सारी बातों की आत्मग्लानि भर जाती है। धीरे धीरे शायद वो बोझ हल्का होता है लेकिन कभी उतरता नहीं, या शायद उतरता हो पता नहीं। संभव है ये पूरे जीवन के इंतजार के बाद इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए। इस वक्त एक बहुत बड़ी गिलानी इस बात की है कि मेरे और तुम्हारे बीच शब्दों का दायरा इतना सीमित क्यों था, और प्रेम तो इस दायरे से हमेशा बाहर ही रहा। ऐसा क्यों था माँ? तुम्हें प्रेम से कोई दिक्कत नहीं थी, ये मैं जानती हूँ। तुमने मुझे कभी प्रेम करने से मना नहीं किया और ना ही ये कहा कि हमें जीवन में एक बार प्रेम जरूर करना चाहिए। अब सोचती हूँ तो लगता है कि तुमने इस बारे में शायद इसीलिए कभी बात नहीं की क्योंकि तुम मुझे प्रेम से नहीं, गलत व्यक्ति से प्रेम करने की पीड़ा से बचाना चाहती थी। हम जीवन भर अपने छोटे से संसार में बसे लोगों को हर दुख से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मृत्यु के आगे हार जाते हैं। मृत्यु में हम उन्हें एक गहरी पीड़ा दे जाते हैं। मैं रिश्तेदारों से सुना करती थी कि तुम्हारे और बाबा का प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन तुमने इस बात का जिक्र कभी नहीं किया। मुझ में तुमसे ये बात करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए गए आखिरी दुर्गा पूजा के दौरान तुमने शायद मेरे सामने पहली बार इस बात का जिक्र किया। हम सब तुम्हें घेर कर बैठे थे और तुम बता रही थी कि तुम और बाबा कैसे मिले। तुम दोनों की कहानी किसी फिल्म की कहानी सी लगती थी। बाबा मामा के दोस्त थे। फुटबॉल खेलते वक्त उन्हें चोट लग गई थी तो मामा उन्हें अपने घर ले गए और तुमने बाबा का ख्याल रखा। प्रेम बस ऐसे ही सरलता से तुम्हारे जीवन में आ गया था एक दिन, और इसी प्रेम ने आजीवन तुम दोनों को एक मजबूत डोर से बांधे रखा। तुमने बताया था कि तुम बाबा को चिट्ठियां लिखती थी। क्या तुम बाबा के लिए उनमें कविताएं लिखती थी, या तुम्हें आभास था कि बाबा को कविताओं की गोल मोल भाषा समझ नहीं आएगी, तो तुम सरल भाषा में उनसे अपनी भावनाएं साझा करती थी और कविताएं मन में बुन लेती थी। माँ, क्या तुम कभी अपनी कविताओं में प्रेम को लिख पाई? इस वक्त तुम मेरे सामने हाथ में कलम लिए मन में कविताएं बुन रही हो। तुम्हारे चेहरे पर प्रेम लिखा है और तुम मुस्कुरा रही हो। शायद ये वो दिन था जब तुमने पहली बार प्रेम को छुआ था। मैं तुम्हें टकटकी लगाए देख रही हूँ और इस प्रतीक्षा में हूँ कि कब तुम अपने चेहरे पर लिखे प्रेम को पत्थरों पर उतारोगी। ये सोचते सोचते मेरे सामने पड़े कोरे कागज पर एक कविता उतर आई है। ये मेरी लिखी हुई है या तुम्हारी?
मुझे नहीं मालूम। कभी कभी कोई कविता पढ़ते हुए लगता है उसे जोर से पढ़ूं, तुम्हें समझाऊं कुछ पंक्तियां और कहूं देखो कितनी मिलती है ये कविता हमारे बीच में। कितना अद्भुत है ना, ये जो हो रहा है पहले हो चुका है कई बार। ये जो हम महसूस कर रहे हैं महसूस किया है कई बार। हमारी कहानी घटी है कई बार, लिखी गई है कितनी ही तरह। सच है प्रेम सृष्टि का सबसे पुरातन एहसास है। स्वागत है आपका बुक ऑडियो में। मैं सुमन रावत एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ सुरभि घोष संजोगिता द्वारा लिखित किताब माँ तुम्हारे लिए कुछ अधूरे संवाद। आज का अधूरा संवाद है, शाही और सफेद से बना संसार कभी कभी इंद्रधनुषी संसार से ज्यादा सुंदर होता है। 13 मई 2017 आज तुम्हारे और बाबा के विवाह की सालगिरह है। हर साल हम 2 से 3 दिन पहले तैयारी शुरू कर देते थे, लेकिन इस बार ये दिन कितना चुप है। हम आंखें मूंद कर बैठे हैं कि ये दिन जैसे तैसे निकल जाए। मेरी बहुत इच्छा है कि बाबा से पूछूं कि क्या वो ठीक है, लेकिन हिम्मत नहीं है। माँ इस वक्त कुछ पुरानी तस्वीरें खोल कर बैठी हूँ। उसमें तुम्हारे और बाबा की विवाह की तस्वीरें भी हैं। तुम्हारे और बाबा की तस्वीर ब्लैक एंड वाइट है। मैं नहीं जानती तुम्हारी शादी के जोड़े का रंग क्या था। इस तस्वीर में सारा कुछ स्याह और सफेद है। बहुत इच्छा है इन तस्वीरों में रंग भर दूं, लेकिन इन तस्वीरों की अपनी सादगी है। इनमें कोई बनावट नहीं। शायद रंग भर देने से वो सादगी खत्म हो जाएगी। इन्हें ऐसे ही देखना बहुत सुखद है। तुम दोनों ने मिलकर जो संसार मुझे दिया वो भी ऐसा ही था, सादा और बहुत सारे सुख से भरा। मुझे जब भी वर्तमान से थकान हो जाती है मैं बार बार उसी संसार में लौट जाती हूँ, कुछ देर सुकून के लिए। माँ बाप अपनी संतान के लिए कितना सुंदर संसार गढ़ते हैं, उसका एहसास हमें इस संसार से बाहर निकलने के बाद होता है। लेकिन उस संसार को गढ़ने में जो मेहनत, जो थकान होती है, उसका बच्चों को तब अंदाज़ा होता है जब वो ऐसा ही संसार अपनी संतान के लिए बनाने लगते हैं। शाह और सफ़ेद से बना संसार कभी कभी इंद्रधनुषी संसार से ज़्यादा सुंदर है। माँ, क्या वर्तमान से थककर तुम भी अपने छोटे हुए संसार में लौट जाती थी? तुम और बाबा इन तस्वीरों में कितने अच्छे लग रहे हो, किसी पुरानी फिल्म के नायक नायिका जैसे। तुम दोनों को साथ में देखना इस वक्त मेरे लिए दुनिया का सबसे सुखद अनुभव है। लेकिन इस सुख में एक गहरी टीस है, क्योंकि ये अब कभी नहीं होगा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ उस आखिरी स्मृति को सहेजने की जिसमें तुम और बाबा साथ हो, पर आंखों के आगे सब धुंधला गया है। सामने रखी तस्वीर पर एक आंसू की बूंद टपक गई है। मैंने उसे पोंछ दिया है, अब सब साफ है। मैं तुम्हें ऐसे ही याद रखूंगी। जब भी तुम दोनों को साथ में याद करूंगी, इस क्षण को याद करूंगी। ये क्षण जिसमें तुम दोनों ने एक नया संसार गढ़ने की शुरुआत की थी। ठीक उसी क्षण जब नियति इस संसार में मेरे अस्तित्व की कहानी भी जोड़ने लगी थी। मुझे लगता है मेरे लिए ये संसार की सबसे सुंदर तस्वीर है सृजन की तस्वीर। माँ, तुम इन तस्वीरों में मुस्कुरा नहीं रही हो। तुम्हारे चेहरे पर एक गहरा सुख है जिसे मुस्कान की दरकार नहीं। बाबा के चेहरे पर भी यही सुख झलक रहा है। कितना अद्भुत है, ठीक एक ही पल में तुम दोनों एक ही सुख को अनुभव कर रही हो, जैसे कोई अदृश्य धागा है जिसने तुम दोनों को जोड़ रखा है। मुझे हमेशा लगा कि विवाह एक बहुत लंबी छलांग होती है,
एक पहाड़ से अगले तक, जिसके बाद अचानक ही हम बदल जाते हैं पूरा का पूरा, जैसे कि पुराने हम कभी थे ही नहीं। मेरी बहुत इच्छा है कि तुमसे पूछूं कि उस क्षण तुम क्या महसूस कर रही थी। क्या तुम्हारे अंदर भी कई सारे प्रश्न थे, या तुम निश्चित थी कि ये छलांग तुम्हें जिस नए पहाड़ पर ले जाएगी वो बहुत सुंदर होगा। जो सुंदर संसार तुमने गढ़ा, क्या तुमने उसकी कुछ परिकल्पना पहले से ही की थी, या वो बनता चला गया। मैं अपनी और तुम्हारी विवाह की तस्वीरें एक साथ देख रही हूँ। जब मैंने विवाह किया तो मुझ में बच्चों सा उत्साह था। सब कुछ बचपन के गुड्डे गुड़ियों का खेल लग रहा था। मेरे विवाह की एक तस्वीर है जिसमें मैं तुम्हारे और बाबा के बीच में खड़ी हूँ और तुम दोनों मुझे देख रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर एक सा सुख है, ठीक वैसा ही जो तुम दोनों की विवाह की तस्वीर में है। क्या उस वक्त तुम्हें ये लगा कि तुमने जो कहानी लिखी उसके एक हिस्से का ये सुंदर अंत है? यहाँ से इस कहानी को मुझे लिखना है। माँ, तुम कभी नहीं रोती थी, जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी नहीं, लेकिन मेरे विवाह के वक्त तुम हल्दी से विदाई तक बहुत रोई। मैं कभी नहीं समझ पाई कि क्यों। क्या तुम्हें डर था उस सुरक्षित संसार को छोड़कर उस नई अनिश्चितता का जिसमें मैं जाने वाली थी? संभव है हर माँ इसीलिए रोती है विदाई के वक्त। सच पूछो, मुझे ये प्रथा हमेशा अजीब लगी। क्यों एक लड़की ही अपना सब त्याग दे एक दिन? ये बड़ा प्रश्न था, लेकिन छोटा प्रश्न ये कि इसको किसी विधि में बांधकर उस दुख की नुमाइश की क्या आवश्यकता है। मुझे लगा कि वो क्षण बहुत निजी होता है, उस पर केवल तुम्हारा, बाबा का, भैया का और मेरा हक था। क्या अपनी विदाई के वक्त तुम्हें भी ये लगा? दुख हमारा सबसे निजी अनुभव होता है। मैं नहीं जानती हमारे समाज में हर दुख की नुमाइश करना क्यों आवश्यक है। ठीक यही सवाल मेरे मन में तब भी उठे थे जब तुम्हारे श्राद्ध की तैयारी कर रहे थे। तुम्हारी विदा का दुख बहुत निजी है। इस पर केवल उन लोगों का अधिकार है जो तुम्हारे छोटे से संसार का हिस्सा थे। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं किसी नाटक का हिस्सा हूँ। पर्दा उठ चुका है और मुझे बाबा और भैया को रोने का नाटक करना है। बाबा के आंसू सूख चुके हैं। भैया इस वक्त मेरे और बाबा के लिए अपने आंसुओं के बांध को रोक देना चाहते हैं और मैं खाली हो चुकी हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा तो तुम्हारी स्मृतियों को याद करके मुस्कुरा रही हूँ। लोग हमारे नाटक से निराश है क्योंकि हम रो नहीं रहे। किसी को विदा कर देने का दुख संसार का सबसे निजी दुख होता है। इस निज को लोगों के सामने रख देना और उसकी नुमाइश करना, ये सब कहलाने वाले इस समाज की सबसे बड़ी विकृतता है। आप सुन रहे थे माँ तुम्हारे लिए कुछ अधूरे संवाद, मेरे यानी सुमन रावत की आवाज़ में, जिसे लिखा है सुरभि घोष संजोगिता ने। जल्द हाजिर होंगी इसी किताब के कुछ और अधूरे संवाद लेकर। तब तक सुनते रहिए बुक ऑडियो। नमस्कार, स्वागत है आपका बुक ऑडियो में। आप सुन रहे हैं सुरभि घोष संजोगिता द्वारा लिखित किताब माँ तुम्हारे लिए से कुछ अधूरे संवाद, मेरे यानी सुमन रावत की आवाज़ में। आज का अधूरा संवाद है एक ही हिस्से के दो पहलू। 12 जुलाई 2017। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तू आएगी। उस रोज जब तुमने फोन पर मुझसे कहा तो मैं थोड़ी देर के लिए सकपका गई थी। ये पहली बार था तुमने मुझसे अपने लिए कुछ करने के लिए कहा था। ये पहली बार था जब तुमने अपना भय मुझसे साझा किया था। तुम भैया के घर पे थी, बाबा तुम्हारे साथ नहीं थे। ये दिन भैया की बेटी के जन्म का दिन था। सब अस्पताल में थे।
जब मैं तुम्हारे पास पहुंची तो अचानक लगा जैसे तुम्हारे चेहरे की झुर्रियां गहरा गई हैं, लेकिन तुम बिल्कुल बच्चों से प्रतीत हुई, जैसे कोई छोटा बच्चा किसी अंधेरे कमरे में फंस गया हो और अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा हो कि कब वो आए और उसकी इस घबराहट को ख़त्म करे। एक समय के बाद बच्चों और माँ बाप की भूमिका बिल्कुल उलट जाती है। बुढ़ापा और बचपन एक ही सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं। मुझे मन हुआ कि मैं तुम्हें ज़ोर से गले लगा लूं और कहूं कि कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। उस वक्त मुझे सचमुच ये लगता था कि मैं कभी तुम्हें और बाबा को कुछ नहीं होने दूंगी, पर कुछ हो जाना या ना होना हमारे वश में नहीं होता, ये अनुभूति उस वक्त मुझे नहीं थी। हम कुछ भी कर ले, आखिरकार मृत्यु के आगे हम सब की हार है। हम बस मूक दर्शक बने देख सकते हैं, जैसे किसी ट्रेजेडी का अंत देख रहे हो। वो लिखी जा चुकी है, हम उसे बदल नहीं सकते। गुलजार साहब की एक कविता एना कैरेनिना का एक अंश है। आखिरी सीन में जी चाहा कि मैं रोक दूं उस रेल का इंजन, आंखें बंद कर ली कि मालूम था वो एंड मुझको। अंत में हम सब आंखें बंद कर सकते हैं। मैं खुद को बहुत असहाय महसूस करती हूँ अब तक। तुमने मुझे जीवन दिया और जब समय आया कि मैं तुम्हारे जीवन के लिए लड़ूं तो मुझे पता ही नहीं था कि कौन सा अस्त्र उठाऊं, किससे लड़ूं। मैं बस एक दिन तुम्हें दूर जाते हुए देखती रही। मैंने एक बार सपने में देखा था मैं किसी बस में हूँ और तुम्हारे बस में चढ़ने का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन बस चल पड़ी और तुम छूट जाती हो। मैं हाथ बढ़ाकर तुम्हें ऊपर खींचने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं ये नहीं कर पाती। तुम पीछे छूटते हुए दिख रही हो और तुम्हारी आकृति और छोटी होती जा रही है। मैं उस रात बहुत घबरा कर उठ गई थी माँ, लेकिन आज मैं ये सपना जी रही हूँ। मेरा बढ़ाया हुआ हाथ जस का तस है और अब दुखने लगा है। मैंने वो हाथ अब बाबा की तरफ बढ़ाया है। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, पर एक डर मन में घर कर गया है। बाबा भी एक दिन ये हाथ छोड़ देंगे और मैं फिर से बस एक मूक दर्शक बनी देखती रहूंगी। बचपन और बुढ़ापा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमारे माँ बाप एक दिन बच्चों सी आकुलता लिए हमारी राह देखते हैं। उनके चेहरे की झुर्रियों में अपना बचपन समेटकर उस रोज हम सचमुच बड़े हो जाते हैं। आप सुन रहे थे सुरभि घोष संजोगिता द्वारा लिखित किताब माँ तुम्हारे लिए से कुछ अधूरे संवाद, मेरे यानी सुमन रावत की आवाज़ में। जल्द हाजिर होंगी इसी किताब के साथ। तब तक सुनते रहिए बुक ऑडियो। स्वागत है आपका बुक ऑडियो में ही। आप सुन रहे हैं मुझे यानी सुमन रावत को। मैं लेकर हाजिर हूँ सुरभि घोष संजोगिता द्वारा लिखित किताब माँ तुम्हारे लिए कुछ अधूरे संवाद। आज का अधूरा संवाद है आशाओं की थकान। 20 सितंबर 2017। हम आशावादी होने से कभी नहीं थकते। कुछ भी हो हमें हमेशा लगता है सब ठीक हो जाएगा एक दिन। दुनिया में कुछ भी बुरा घटता है तो हमें लगता है कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता। जब हमारे साथ घट रहा होता है तब भी हमें यकीन नहीं होता कि हमारे साथ ये हो रहा है। मुझे कभी कभी लगता है कि ये कितनी टुच्ची कोशिश है ना, ये अपने वर्तमान से बचने की, क्योंकि जब कुछ ठीक नहीं होता और आशाओं की छत ढह जाती है तो हम सहारे के लिए भटकते हैं। माँ मुझे वो सुबह साफ साफ याद है। मैं एक साधारण दिन की तैयारी में जुटी थी, लेकिन उस सुबह हम सब का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। बाबा का फोन आया और उन्होंने फोन पर कहा तुम्हारी बायोप्सी की रिपोर्ट आई है, कैंसर है। मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैं कोई बुरा सपना देख रही हूँ।
आंखें खोलूंगी और सब ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद से अगले 2 साल किसी बुरे सपने सा बीता। मैं आशा की एक डोर थामे हमेशा सोचती रही कि बस अब मेरी आंखें खुलेगी और सब ठीक हो जाएगा। माँ, इन चिट्ठियों में मैंने कितना कुछ पूछा है तुमसे, लेकिन उन 2 सालों में तुमने क्या महसूस किया ये पूछने की हिम्मत नहीं है। मृत्यु जीवन का निश्चित अंत है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन हमें यही लगता है वो अंत बहुत बहुत दूर है। लेकिन अपना सब कुछ पीछे छूटते हुए और उस अंत को अपने ठीक सामने देखना, ये कितना डरावना होता है, ये मेरे लिए कल्पना करना भी मुश्किल है। मैंने बहुत देर तक एक आशा की डोर थामी थी। जब वो टूट गई तो मेरे अंदर इतना कुछ टूट गया कि उसे समेट नहीं पाई हूँ अब तक। जब भैया और बाबा अस्पताल में डॉक्टर से बात कर रहे थे और तुम मेरे साथ बाहर थी, तुमने एक बच्चे सा डर लिए मुझसे पूछा था, सचमुच कैंसर है? और मैंने आशा की वो डोर तुम्हें थमाई और कहा, अरे कुछ नहीं हुआ है, 1-2 कीमो करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। शायद तुम उस वक्त टूट जाना चाहती थी और कहना चाहती थी कि तुम्हें डर लग रहा है। काश मैं उस वक्त तुम्हें टूट जाने देती, रो लेने देती। मैंने वो डर तुम्हारी आंखों में देखा था, लेकिन मैं उम्मीद की एक छोटी डोर पकड़े बैठी रही और तुम्हें उस डर के साथ अकेला छोड़ दिया। मुझे क्षमा कर दो माँ। उन 2 सालों में हम सब, मैं, भैया, बाबा, उस आशा के डोर को पकड़कर भागने में इतना व्यस्त हो गए थे कि हम यथार्थ को देखना भूल गए। हमें लगा भविष्य में एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हम सब ने तुम्हें एक योद्धा बना दिया, इस उम्मीद में कि ये युद्ध हम जीत लेंगे। काश हम तुम्हें खुलकर रो लेने देते, काश तुम्हें हमारे लिए मजबूत नहीं दिखना पड़ता। इस वक्त मैं तुमसे बस क्षमा मांग सकती हूँ। तुम कुछ क्षणों के लिए टूटी भी थी, लेकिन हम वो आशा की डोर तुम्हें भी थमा देते थे और कहते थे सब ठीक होगा। आने वाली त्रासदी को देखते हुए भी आंखें भींच लेना, उम्मीद का दामन थाम लेना और सोचना कि कैसे भी सब ठीक हो जाएगा। ये हम इंसानों की सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है हम साथ में पूरा का पूरा टूट जाते हैं। हम जीवन भर अपने डरों से भागते हैं। जब कुछ बुरा होता है तो हम आशाओं की एक डोर पकड़ते हैं और आंखें मूंद लेते हैं, लेकिन जब वो डोर टूटती है तो हमारे अंदर बहुत कुछ टूटता है, और जब हम आंखें खोलते हैं तो आशाओं की छत ढह जाती है। आप सुन रहे थे सुरभि घोष संजोगिता द्वारा लिखित किताब माँ तुम्हारे लिए कुछ अधूरे संवाद, मेरे यानी सुमन रावत की आवाज़ में। जल्द हाजिर होंगी इसी किताब के साथ, तब तक सुनते रहिए बुक ऑडियो। स्वागत है आपका बुक ऑडियो में। आप सुन रहे हैं मुझे यानी सुमन रावत को। हाजिर हो लेकर सुरभि घोष संजोगिता द्वारा लिखित किताब माँ तुम्हारे लिए कुछ अधूरे संवाद। आज का अधूरा संवाद है आखिरी त्योहार। 19 अक्टूबर 2017 मेरे लिए दुर्गा पूजा हमेशा ही साल का सबसे सुंदर त्योहार रहा। बचपन में हम कम से कम 1 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देते थे। मेरी हर ड्रेस तुम्हारी पसंद की होती थी और मुझे मालूम था कि उससे सुंदर कोई ड्रेस मेरे लिए नहीं हो सकती। तुम सुबह सुबह पंडाल चली जाती थी और हम पीछे पीछे आराम से आते थे। मैं अब भी कोशिश करती हूँ कि ये त्योहार उतने ही उत्साह से मनाऊं, पर अब ये त्योहार इतना उजला नहीं लगता। कुछ हमेशा छूट गया है लगता है, कुछ खाली है लगता है। अब मेरे कपड़े तुम पसंद नहीं करती। अब मैं हर दुर्गा पूजा में तुम्हारी पुरानी साड़ियाँ पहनती हूँ। ये मेरी कई कोशिशों में से एक और खोखली सी कोशिश है तुम्हारे ना होने के खालीपन को भरने की। तुम्हारी आखिरी दुर्गा पूजा के वक्त बाबा बहुत जिद करके तुम्हें बेंगलोर से भिलाई वाले घर ले गए थे।
वो घर जो तुमने और बाबा ने एक साथ बनाया था, वो घर जो तुम्हारे और बाबा की इच्छाओं से मिलकर खड़ा है। उस वक्त मैं एक आशा की जीर्ण सी डोर पकड़े खड़ी थी। मुझे लगा इस वक्त तुम्हारा सफ़र करना ठीक नहीं, लेकिन बाबा नहीं माने। बाबा ने बहुत दिनों बाद बताया कि उन्हें डॉक्टर ने बता दिया था कि बहुत वक्त नहीं बचा है, शायद कुछ महीने बस। बाबा उन कुछ महीनों में वो सारा सुख तुम्हारे आंचल में बांध देना चाहते थे जितना वो कर सकते थे। मुझ में हिम्मत नहीं है कि ये पूछूं कि क्या बाबा ने तुम्हें ये बताया था। मुझ में हिम्मत नहीं ये सोचने की कि अगर तुम्हें पता था तो तुम उस गिनती के लम्हों में कितना कुछ समेट लेना चाहती होगी। हम जीवन भर भविष्य की तैयारी में निकाल देते हैं बिना ये जाने कि भविष्य में क्या है। जब घर लौटती हूँ तो बाबा के साथ तो हमेशा यही लगता है कि आजीवन जिस भविष्य की तैयारी तुम दोनों ने की, वो भविष्य कभी यथार्थ हुआ ही नहीं। ऐसा लगता है नियति ने हम सब के साथ एक घटिया मजाक किया है। मुझे कुछ दिनों पहले घर की देखरेख करने वाली स्त्री ने बताया था कि तुम वापस आते वक्त बहुत रोई थी। मैं बस बहुत असहाय महसूस करती हूँ। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन किस पर ये समझ नहीं आता। बस लगता है ये तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। कभी कभी सहन शक्ति का बांध पूरा का पूरा टूट जाता है और मैं उसके बोझ के नीचे पूरी की पूरी धराशायी हो जाती हूँ। ये आखिरी दुर्गा पूजा थी माँ, जो हमने साथ बिताया था। अब लगता है वो मेरे जीवन का आखिरी त्योहार था जो मैंने सचमुच बहुत सुख के साथ बिताया था। इतना सारा सुख बहुत अरसे बाद देखा था। तुम कितनी खुश थी। मेरी दी हुई साड़ी पर तुमने मुझे डांटा था कि कितनी महंगी है, पर तुम खुश थी। माँ बाप कितने थोड़े से प्रेम से खुश हो जाते हैं, जबकि वो जीवन भर अपना सारा कुछ निचोड़ देते हैं हमारे लिए। इंसान इतना निस्वार्थ केवल माँ बाप की भूमिका में ही हो सकता है। तुमने बच्चों सी उत्सुकता लेकर मुझसे पूछा था, ठीक लग रही हूँ ना? तुमसे सुंदर उस क्षण मेरे लिए और कुछ नहीं था। तुम सचमुच बहुत सुंदर थी। मेरे लिए तुम इस पृथ्वी की सबसे सुंदर स्त्री थी। लोग कहते हैं कि मैं बाबा जैसी दिखती हूँ, लेकिन तुम नहीं जानती मैंने जीवन भर कितना चाहा कि मैं तुम सा दिखूं। उस दुर्गा पूजा हमने वो सब किया जो बचपन में करते थे। तुम्हारा सुबह सुबह उठकर तैयार हो जाना, तुम, बाबा, चाचा चाची, बड़ी माँ, घर के सारे बड़ों का एक छत के नीचे पुराने दिनों को याद करना और हम बच्चों का उन कहानियों में खो जाना, घूमना फिरना, भोग, पुष्पांजलि, सब कितना सुंदर था ना माँ। उन क्षणों में मैं फिर से बच्ची हो गई थी, तुम्हारे और बाबा की छांव में बिल्कुल सुरक्षित, हर चिंता से दूर। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक है और यही एकमात्र सच है। अब हर साल की दुर्गा पूजा खाली ही लगती है माँ। मैं तुम्हारी स्मृतियों और तुम्हारी साड़ियों को पहनकर उस खालीपन को भरने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अतः ये कोशिश भी आंसुओं में बह जाती है। हम माँ बाप का हाथ पकड़कर आंख भींचे एक मधुर सपने में गुम होते हैं। एक दिन हाथ छूट जाता है और हम ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं। ठीक उसी क्षण हम पहली बार जागते हैं। आप सुन रहे थे सुरभि घोष संजोगिता द्वारा लिखित किताब माँ तुम्हारे लिए कुछ अधूरे संवाद, मेरे यानी सुमन रावत की आवाज में। जल्द हाजिर होंगी इसी किताब से लेकर कुछ और अधूरे संवाद। तब तक सुनते रहिए बुक ऑडियो। स्वागत है आपका बुक ऑडियो में। आप सुन रहे हैं मुझे यानी सुमन रावत को। हाजिर हो लेकर सुरभि घोष संजोगिता द्वारा लिखित किताब माँ तुम्हारे लिए कुछ अधूरे संवाद। आज का अधूरा संवाद है अंतिम यात्रा। 30 जनवरी 2018। आज
2 साल हो गए हैं तुम्हें गए हुए। मुझे लगा था समय के साथ दुख कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बस मैं इस दुख की आदी हो गई हूँ, इतनी आदी कि अब किसी की भी मृत्यु पर आश्चर्य नहीं होता। अंत के कितने सारे विकल्प हैं, हम जीवन भर इनको अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखते हैं, लेकिन हमारी तैयारी कभी पूरी नहीं होती। हम उसे सामने देखकर भी विश्वास नहीं करते। अंत हमेशा किसी मिथक सा लगता है। एक दिन बाबा ने फोन पर कहा, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है और तुम्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। लेकिन तब तक हम सब इन चीजों के आदी हो चुके थे। मुझे लगा कि हर बार की तरह तुम कुछ दिनों में वापस लौट आओगी। मैंने उम्मीद के धागे को और जोर से अपनी मुट्ठी में कस लिया और सामने खड़े अंत से मुंह फेर लिया। मैं जानती हूँ बाबा और भैया ने भी यही किया। हम तीनों ने अस्पताल में रोजमर्रा की बातों में जो घट रहा है उसको पीछे धकेलने की कोशिश की, जैसे शतुरमुर्ग विपदा देखकर मुंह छुपा लेता है। हम भी ऐसी ही बातों के जरिए सामने खड़े निश्चित अंत से अपना मुंह छुपा रहे थे। अस्पताल का खाना कितना बेकार है, व्यवस्था कितनी खराब है। आज घर से खाना ले आते हैं, सारी दवाइयां हैं कि नहीं, ऐसी कितनी सारी बेकार की बातों के नीचे हम उस अंत को छुपा देना चाहते थे। मैं हर रोज हाथों से छूटते उम्मीद के धागे को और जोर से पकड़ती थी। इस धागे का एक सिरा तुम्हारे हाथ में भी थमा देने की कोशिश करती थी। तुमने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा चेहरा खराब लग रहा है ना। मैंने तुमसे कहा था कि तुम जैसे ही अस्पताल से छूटोगी मैं तुम्हें पार्लर लेकर जाऊंगी। मैंने ऐसी कितनी छोटी छोटी चीजें उम्मीद की उस डोर के एक सिरे पर बांध रखी थी। उन अंतिम दिनों का मुझे कुछ खास याद नहीं, सब धुंधला है। बस मुझे कभी कभी लगता है उस वक्त तक अंदर सब सुन्न हो चुका था। सुबह होती थी, रात होती थी, अस्पताल, डॉक्टर, नर्स, मशीनों की बीप, इन सब के बीच समय बीतता जा रहा था। मेरे हाथों से वो उम्मीद का धागा कब छूट गया समझ ही नहीं आया। माँ, मैं जानती हूँ उस वक्त तुम बहुत तकलीफ में थी। मैं बहुत असहाय महसूस करती थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मुझे अब तक बहुत गुस्सा आता है कि आखिर क्यों तुम्हें इतनी तकलीफ से गुजरना पड़ा। लेकिन ये समझ नहीं आता नाराज हूं भी तो किससे। तब तक उम्मीद के साथ साथ आस्था के धागे भी टूट चुके थे। उस रात जब डॉक्टर ने मुझसे और बाबा से कहा कि अब सब खत्म है, हम चाहे तो तुम्हें आईसीयू से ले जा सकते हैं, मैं और बाबा मशीन की तरह खड़े थे। बाबा ने मुझसे कहा, माँ को और तकलीफ होगी, शिफ्ट नहीं करेंगे। उस वक्त मैं और बाबा बिल्कुल खाली हो चुके थे, बिल्कुल सुन्न हो चुके थे। अगली सुबह मैंने भैया को किसी बहुत साधारण सी घटना की तरह कहा कि थोड़ा गंगा जल लेकर अस्पताल आ जाए, बहुत वक्त नहीं है। उस वक्त तक मृत्यु हमारे लिए किसी अविश्वसनीय घटना से बहुत साधारण अनिवार्य घटना बन चुकी थी। आप सुन रहे थे सुरभि घोष संजोगिता द्वारा लिखित किताब माँ तुम्हारे लिए कुछ अधूरे संवाद, मेरे यानी सुमन रावत की आवाज में। जल्द हाजिर होंगी इसी किताब से लेकर कुछ और अधूरे संवाद। तब तक सुनते रहिए बुक ऑडियो।